तो बच्चों चलो, लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे मैग्नेटिज्म के। नेक्स्ट हमको उसके आगे क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a bar magnet is suspended in a region where it is acted upon by two magnetic fields inclined at an angle of 60 degrees to each other. One of the fields has a magnitude of 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla. The magnet attains stable equilibrium at an angle 15 degree with this field. Compute the magnitude of the other field. Ignore Earth's field. मतलब अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि टू फील्ड्स तो वर्क कर रही है मैग्नेट पर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो मैग्नेट है वो फर्स्ट फील्ड के साथ में 15 डिग्री जो गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ में 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो फर्स्ट फील्ड है, बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए रीजन वेयर इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू मैग्नेटिक फील्ड्स inclined at angles of 60 degree to each other. One of the field has a magnitude 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla. The magnet attains stable equilibrium at an angle 15 degree with this field. इस फील्ड के साथ में 15 डिग्री और सेकंड फील्ड जो है वो B2, ये एंगल हमको गिवन है 16 डिग्री। ये है बच्चों क्वेश्चन। फर्स्ट फील्ड को मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिया है, क्योंकि हमारा टेंजेंट लॉ जब अप्लाई होता है तो दो फील्ड्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यदि एक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो सेकंड फील्ड वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर कि सेकंड फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, 60 डिग्री एंगल बना रही है सेकंड फील्ड से। तो आपको क्या करना चाहिए, इस B2 को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। B2 का एक कंपोनेंट ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, हो जाएगा B2 cos 60 और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा B2 sin 60। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब B2 से कोई मतलब नहीं है, B2 को आपने रिजॉल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नेट फील्ड वर्क कर रही है B1 प्लस B2 cos 60। तो Bx इज इक्वल टू B1 हो जाएगा 1.2 into 10 power minus 2 प्लस B2 by 2 cos 60 1/2। जबकि By की वैल्यू यदि आप देखें तो केवल होगा B2 sin 60। अब जो मैग्नेट है वो यदि हम बोलेंगे Bx और ये By, तो ऐसी टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स में है और Bx के साथ में कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री। तो यदि अब हम चाहें तो टेंजेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बाय टेंजेंट लॉ, बाय टेंजेंट लॉ
आप सबको पता है टेंजेंट लॉ क्या है? If magnet or magnetic needle is fully suspended in two mutually perpendicular magnetic fields and in equilibrium it makes theta angle from one field, then second field it is tan theta times of first. तो यहाँ पर मैग्नेट जो है वो दोनों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है और फर्स्ट फील्ड से 15 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बाय टेंजेंट लॉ By is equal to होना चाहिए bx into tan 15। वही b is equal to s tan theta था ना, तो ये जाएगा। अब by की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर b2 sin 60 और bx की वैल्यू रख दीजिए 1.2 into 10 to the power minus 2 plus b2 by 2 into 10 15। मुझे तो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन देखना है और वो है b2, तो निकल आएगा ये b2 sin 60 का मतलब b2 into √3 by 2। यहाँ पर आप देखें तो मल्टीप्लाई कर दे 1.2 into 10 to the power minus 2 into 10 15 plus b2 by 2 into 10 15। ट्रांसफर कर दी b2 into √3 by 2 minus b2 10 15 by 2 is equal to 1.2 into 10 to the power minus 10 15। यहाँ पर b2 कॉमन निकल आएगा b2 by 2 √3 हो जाएगा 1.7 और 10 15 की वैल्यू बच्चों आप निकाल सकते हो 10 45 minus 30 करके 10 45 minus 10 30 10 31 by √3 upon 1 minus 10 a minus b क्या होता है 10 a minus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b into 1 by √3। तो यहाँ प्लस था शायद, तो इसका मतलब √3 minus 1 upon √3 plus 1 ये होता है। √3 minus 1 1.7 minus 1 मतलब 0.7 और 1.7 plus 1 2.7 7 by 27। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो 7 by 27 is equal to 1.2 into 10 power minus 2 into 7 by 27। तो ये जाएगा b2 by 2 यहाँ पर हो जाएगा 27 into 1.7 minus 7 upon 27 is equal to 1.2 into 10 power minus 2 into 7 by 27 27 कैंसिल। अब जो बचा उसको बच्चों सॉल्व कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा इसका। जो भी आप सॉल्व करके देखिए जो बुक में आंसर दिया है वो मैच कर जाएगा b2 की वैल्यू, और ये b2 की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 4.4 into 10 to the power minus 3 टेस्ला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a current of 7 ampere is flowing in a plain circular coil of radius 1 centimeter. Current 7 ampere, radius 1 centimeter, 1 into 10 power minus 2 meter, having 100 turns. The coil is placed in uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square.
if the coil is free to rotate, what orientation would correspond to its first stable equilibrium and second unstable equilibrium? Calculate the potential energy into these two cases. क्या है बच्चों, सर्कुलर कॉइल है तो उसको फ्रीली सस्पेंड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में और हमको पूछा गया है ओरिएंटेशन कॉइल का, ताकि फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे और सेकंड जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे और इसमें से भी करंट पास होगा ऐसा, तो डेफिनेटली इसमें मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस होता है और जो मैग्नेट फॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। कभी भी जैसे अपन बात करें ना, यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल है, इससे अब इसमें से यदि आप करंट फ्लो करवाओगे ना, ये जब एक टर्न होता है तो उसको लूप बोलते हैं, लेकिन इसमें एन टर्न होंगे तो कॉइल हो जाएगी, सर्कुलर कॉइल। और इसमें कभी भी करंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण एक मैग्नेट बनता है और जो मैग्नेट बनता है वो हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कॉइल होती है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ऐसा। यदि ये प्लेन है तो जो मैग्नेट बनेगा वो इसके कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी ये मैग्नेट बन रहा है और आप सबको मालूम है कि यदि अपन मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब रहेगा और अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में कब रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और अनस्टेबल कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो डेफिनेटली हमको इस कंडीशन में पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको बोला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि मुझे तो कुछ पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 और यही आंसर होगा। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस mv cos थीटा। जब आप किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करते हो और मैग्नेटिक फील्ड से रोटेट करते हो थीटा एंगल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस mv cos थीटा। तो यहाँ भी तो एक्चुअली कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेट बन रहा है और मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, n इंटू आई इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, तो हमको मालूम है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों कब बोलोगे, जब u की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए u की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। हमेशा एनर्जी जब मिनिमम होती है तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। अब u मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब cos की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो मल्टी जो प्रोडक्ट होगा वो भी मैक्सिमम हो जाएगा और सामने लगा हुआ माइनस साइन, तो मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू होने के लिए cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0। What is theta? Angle between the direction of magnet and magnetic field.
इसका मतलब मैग्नेट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जो मैग्नेट फॉर्म हो रहा है वो यदि आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो कॉइल का प्लेन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो कॉइल है उसमें जो मैग्नेट बनता है वो कैसा बनता है, जो मैग्नेट बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये है मैग्नेटिक फील्ड और आप चाहते हैं मैग्नेट ऐसा ही रहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जो कॉइल है उसका प्लेन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेट बनता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है। यदि मैग्नेट ऐसा चाहिए आपको तो कॉइल का प्लेन ऐसा होना चाहिए, मतलब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के ओरिएंटेशन होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल that is perpendicular to magnetic field। और इस मिनिमम एनर्जी का वैल्यू कितनी होगी, तो U मिनिमम हो जाएगा इस कंडीशन में, हो जाएगा माइनस ऑफ mb। अब ये mb तो U मिनिमम कैपिटल M क्या होगा, n into I into t into of b। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट n into I into a होता है। तो यहाँ पर n भी गिवन है, I भी गिवन है, एरिया हम लोग निकाल लेंगे। U मिनिमम इज इक्वल टू माइनस n 100 I 7 a pi r स्क्वायर, r ये है तो r स्क्वायर 10 to the power minus 2 स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों फटाफट मुझे कैलकुलेशन करके आप लोग चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस 10 to the power 2 7 5 होता है 22/7 7 7 कैंसिल इनटू 10 to the power minus 4 और ये है 2/10। इसका मतलब u मिनिमम इज इक्वल टू 22 into 2 44 इनटू ये हो जाएगा 10 to the power minus 4, ये ऊपर 10 गया तो 10 to the power minus 5 हो जाएगा 10 to the power minus 3 माइनस। तो आपका आंसर आना चाहिए u मिनिमम इज इक्वल टू माइनस 0.044 जूल्स। ये आंसर आना चाहिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड हम लोग पूछा गया है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अनस्टेबल पोजीशन। देखो बच्चों अनस्टेबल जो होती है ना उस कंडीशन में एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। भाई तुम्हारे पास में जब एनर्जी सुबह सुबह उठते हो तो ज्यादा होती है तो क्या करते हो, छलने कूदते रखते हो ना, बाहर कहीं बहन के साथ लड़ रहे, कहीं भाई के साथ लड़ रहे। और जब दिन भर वर्क करते 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 रात को जब रात आती है, जब तक एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद वो छोटी बहन आके भी एक मारती तो कुछ नहीं करते, चुपचाप मार काटी लेट जाते हो, फिर मत ही नहीं उसको मारने की। तो जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो एक्साइटेड स्टेट होती है और जब एनर्जी मिनिमम होती है तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल के लिए एनर्जी कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम। फॉर अनस्टेबल यू इट शुड बी मैक्सिमम। एनर्जी यदि मैक्सिमम चाहिए है तो हमको एनर्जी का फॉर्मूला ये पता है। इस फॉर्मूले में cos थीटा की वैल्यू कैसी चाहिए, फिर बोलो -1। क्यों -1? -1 क्या है, cos की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव तो है पर कैसी है, मैक्सिमम। जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, पर नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैक्सिमम पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम वैल्यू।
तो इस वक्त एनर्जी मैक्सिमम होगी और कितनी लाइन प्लस एम बी। पहले जब हमने मिनिमम निकाला था तो लिखा था माइनस एम बी, अब मैक्सिमम कितना आ रहा प्लस एम बी, मतलब यही वैल्यू आएगी लेकिन पॉजिटिव। तो अब मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस 0.0442। ये भी तो हमने एमबी की वैल्यू निकाली थी ना, एमबी की, अभी भी एमबी, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस यहाँ नेगेटिव आया था, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla is set aligned the bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla is set aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla. 0.22 Tesla. First, compute the work required to turn magnet so as to align its magnetic moment. Compute work required to turn magnet, मतलब W is equal to 180 degree. W 180 degree. And second, normal to field. Normal to field and second opposite to direction. Sorry. First normal and 180. And second part, also find the torque on the bar magnet in the two cases. Torque भी बताना है. Torque, tau. इसमें भी टॉर्क बताना है और इसमें भी टॉर्क बताना है। देखो क्या है बच्चों, ये तो आपको पता है कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखोगे और मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है ना। क्योंकि आपको मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ पर बिग मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखोगे, यहाँ बिग मैग्नेट का साउथ पोल, और जब आप किसी मैग्नेट को थ्रेड से बांध के लटका दोगे तो इस साइड आएगा मैग्नेट का साउथ पोल, इस साइड आएगा नॉर्थ पोल। ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अब आप यहां से मैग्नेट को ऐसा फील्ड के डायरेक्शन में और ऐसा परपेंडिकुलर कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर करने के लिए तो आपको रोटेट करना पड़ेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्क W, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था mv * cos θ1 माइनस cos θ2। ये ड्राइव किया था आप लोगों ने। अभी W = m * v, cos 0 हो जाएगा, इनिशियली फील्ड के डायरेक्शन में था, माइनस परपेंडिकुलर कर रहे हो 90 हो गया, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो यहाँ से आपको वर्क की वैल्यू लगेगी W = m * v। m भी गिवन है आपको, v भी गिवन है, तो ये आएगा 1.5 * 0.22। इससे फर्स्ट आंसर आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, तो 22 * 15 330 मतलब 0.33 जूल। कितना आ जाएगा,
ये आना चाहिए आपका फर्स्ट आंसर। फिर उसके बाद सेकंड में आपने जस्ट इसको क्या कर दिया, अपोजिट 180। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180। cos 0 1 होता है और cos 180 माइनस 1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, तो कुल मिलाकर क्या जाएगा 2 MB। यहाँ पर जाएगा 2 MB। 2 MB का मतलब इसकी जस्ट डबल वैल्यू है ना, मतलब 0.66 जूल लिया जाएगा आंसर। फिर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कैलकुलेट कर लीजिए। तो टॉर्क के लिए थर्ड फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा। अब आपको मालूम है परपेंडिकुलर रख रहा मतलब थीटा 90 जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू mv into sin 90। sin 90 बच्चों 1 होता है, इसका मतलब अब टॉर्क की वैल्यू जाएगी mv, और आप लोगों ने mv निकाला था 0.33, तो यहाँ भी 0.33 आएगा, बस यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर दिया जाएगा। और फोर्थ जो है उसमें टाउ इक्वल टू जाएगा mv into sin 180। जस्ट अपोजिट कर रहे हो, कितना टॉर्क होगा, sin 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से आपके ये आंसर्स आएंगे 0.33, 0.66, फिर 0.33 और फिर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A circular coil of 100 tons and having an effective radius of 0.05 meter carries a current of 0.1 ampere. How much work is required to turn it in an external magnetic field of 1.5 Weber per meter square through 180 degree about an axis perpendicular to the magnetic field? The plane of coil is initially perpendicular to magnetic field. इनिशियली कॉइल का प्लेन जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था और फिर वहां से 180 डिग्री आपने रोटेट किया है। क्या है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और जैसा क्वेश्चन है उसमें सर्कुलर कॉइल का प्लेन इनिशियली कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का और यही डायरेक्शन हुआ मैग्नेट का। इसके अंदर जो मैग्नेट बनेगा वो भी तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है। तो हम लोग जब वो फॉर्मूला लिखते हैं ना वर्क के लिए, तो वर्क के लिए जब फॉर्मूला लिखते हैं W इज इक्वल टू mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें थीटा जो अपन लेते हैं वो लेते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट। तो इनिशियली कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो मैग्नेट बन रहा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बन रहा है। ये कॉइल का प्लेन इनिशियली कैसा है, यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ एक मैग्नेट का साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। आपने कॉइल ऐसे रख दिया फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेट ऐसा बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब थीटा कितना हुआ 0। और फिर इस कॉइल के प्लेन को जब आप ऐसे पकड़कर 180 से रोटेट कर दोगे तो अंदर जो मैग्नेट बन रहा है वो भी तो रोटेट हो जाएगा 180 से। इसका मतलब है कि मैग्नेट की भी इनिशियल जो थीटा 1 था वो 0 होगा और फाइनल कितना होगा 180 होगा। तो इसलिए थीटा 1 0 और यहाँ पर 180। तो W इज इक्वल टू mv cos 0 माइनस cos 180। W इज इक्वल टू cos 0 1 और cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 2 mv
और n आपको पता है n इंटू आई इंटू ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो W इज इक्वल टू 2m मतलब n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया मीन्स व्हाट? पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालोगे इनटू मैग्नेटिक फील्ड भी। अब बच्चों इसमें सारी वैल्यूज पता है, इसमें सारी वैल्यूज गिवन है। 2 नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 गिवन है। करंट 0.1 3.14 पाई और आर रेडियस 0.05 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर। 0.05 का मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -2 स्क्वायर और फिर इंटू मैग्नेटिक फील्ड 1.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इतने जूल्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। डेफिनेटली आप सॉल्व करके देखिए, आंसर इतना आना चाहिए 0.2355 न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, जूल्स भी बोलते हैं। यदि नहीं आएगा तो फिर आप आंसर बदल देना क्योंकि मैथड सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। The magnetic moment of a current loop is given. Find the magnetic field on the axis of the loop at a distance of 1 angstrom from the loop center. यहाँ पर लूप का मतलब वायर का एक टर्न और इसके सेंटर से यहाँ पर हमको r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। r डिस्टेंस और इस लूप का हमको मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। लूप के कारण जो मैग्नेट बनेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट वो हमको n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और सेंटर से यहाँ से r डिस्टेंस पर। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट हुआ ना वो इस मैग्नेट की जो एक्सिस पर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर हो गया और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Bx mu0 अपॉन 4 पाई into 2m अपॉन r क्यूब होता है। तो सीधे सीधे आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 10 to the power -7 2 कैपिटल M हमको बच्चों गिवन है 2.1 into 10 to the power -25 और r की वैल्यू गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 का मतलब 10 to the power -10 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए Bx = 2.1 into 2 4.2 और ये जाएगा 10 to the power -25, ये जाएगा -7 और ये -30 लेकिन ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। तो Bx = 4.2 into 10 to the power 30 में से 5 गए, 5 बचा -2। टेस्ला भी बोल सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के मैंने आपको 3 यूनिट बताई थी ना, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखा, मुझे अचानक से याद नहीं आया, मुझे टेस्ला आया तो मुझे टेस्ला लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Two small magnets are placed horizontally perpendicular to the magnetic meridian. Their north poles are 30 cm east and 20 cm west from a magnetic needle. If the magnetic needle remains undeflected, compare the magnetic moments of the magnet. भाई ये जो था ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसको अपन मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोलते हैं। और जब यहाँ पर आप किसी मैग्नेटिक कंपास को निडल को रखोगे तो वो किस डायरेक्शन में रहेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी।
किसके कारण? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब आपने यहाँ पर 2 स्मॉल मैग्नेट्स को रखा है, हॉरिजॉन्टली रखा है टेबल पर, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एक मैग्नेट ऐसा रखा है और एक मैग्नेट ऐसा रखा है, ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है और ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, दोनों मैग्नेट। और एक को मैग्नेट को रखा है 30 सेंटीमीटर ईस्ट, है ना, their north poles are 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट। ये जो है ना इसका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ या साउथ तो ये वेस्ट होगा ना, और ये ईस्ट, इसको यहाँ पर और एक को यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ईस्ट यहाँ रखा और एक का यहाँ पर रखा 20 सेंटीमीटर वेस्ट। ऐसा करने से निडल जो है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में, मतलब उसके ऊपर केवल कौन सी फील्ड कर रही है? अर्थ की फील्ड वर्क कर रही है, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रही है, इसलिए तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया? कैंसिल। दोनों मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल। इसलिए मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ नहीं हो रहा है, वो निडल अभी भी कैसी है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना, तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन बात करें तो v1x होगा v2x, क्योंकि इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना जहां निडल है, वो पॉइंट फर्स्ट मैग्नेट के भी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर है और सेकंड मैग्नेट के भी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल। तो इसलिए v1x v2x। अब मैग्नेटिक फील्ड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर तो क्या फॉर्मूला होता है? μ0/4 पाई into 2m/r³ या d³ जो भी लिखना, 2m1 d1 क्यूब, और यहाँ जाएगा μ0/4 पाई into 2m2/d2 क्यूब। m1 magnetic moment of first magnet, m2 magnetic moment of second magnet, d1 distance of a point from first magnet। तो इस कंडीशन में बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, m1/m2 is equal to d1 cube upon d2 cube। तो m1/m2 is equal to, तो d1 डिस्टेंस था वो 30 था और d2 डिस्टेंस जो था वो 20 था शायद। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 30 और 20 था, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और होगी क्यों? अब यूनिट मैंने इसलिए कैंसिल नहीं की कि वैसे कैंसिल हो जाएगी, तो करोगे यदि कन्वर्ट भी करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगी, 30 × 10⁻², डिनोमिनेटर में भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 27, और 2 क्यूब मतलब 8, तो 27/8 आंसर। तो इसलिए आंसर आएगा 27/8। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हुआ भी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, a magnetic compass points 10 degree west of geographical north at the same location of dip needle suspended in magnetic meridian point 60 degree below the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.32 Gauss. Find the magnitude and direction of Earth's magnetic field. बच्चों एक मैंने तुम लोग को बताया था
ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, उससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और मैंने बताया था कि जो मैग्नेट होता है, अर्थ का मैग्नेट, वो एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल मेरिडियन के डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि कुछ एंगल बनाकर है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दोनों मेरिडियंस के बीच का एंगल, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहाँ पर वही बोला है, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास पॉइंट्स 10 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। समझे? मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो 10 डिग्री एंगल पर है ज्योग्राफिकल मेरिडियन से, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक नीडल होगी। और वो मैग्नेटिक नीडल जो है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से, ज्योग्राफिकल नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है? 10 डिग्री। मतलब ये क्या हुआ? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ऐसा नहीं है कि ये निडल केवल ज्योग्राफिकल मेरिडियन से 10 डिग्री पर का एंगल बना रही है, बल्कि हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब इस प्लेन में तो है, और वो भी ऐसी नहीं है, ऐसी है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसके साथ में 60 डिग्री का एंगल। बच्चों मैं 3D डायग्राम कैसे बनाऊं? प्रॉब्लम है ना बोर्ड पर, तो थोड़ा सा तुम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कॉपी का ये पेज बता रहा हूँ ना, तो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों ऐसे देखो, दोनों के बीच का यदि ऐसा बनाऊंगा मैं, यदि ऐसा ओपन करूंगा मैं, तो ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक ही लेवल पर है। वैसे ही ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर और ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो दोनों के बीच का एंगल है। और निडल जो है वो इसके साथ में 60 डिग्री का एंगल, मतलब इस प्लेन में तो है ही मैग्नेटिक मेरिडियन वाले एंगल, परंतु वो भी ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप कितना किया होगा बच्चों? 60 डिग्री। अब क्या बताना है तुमको? कौन सा क्वेश्चन था यार ये? 12। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू की कीमत है बच्चों, h की वैल्यू 0.32 gauss। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो है ही यार, डायरेक्शन तो बता ही रहा है वो, 10 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ डेथ। मैग्नीट्यूड पर अपन को बताना है। तो मैंने आप लोग को बताया था, यदि मान लीजिए मैं निडल को ऐसा डिफ्लेक्ट करता, ऐसा बता देता, जैसे यहाँ पर उस हिसाब से डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे। ये निडल जो है ना ऐसी बनानी पड़ेगी, ऐसा, ये ऐसे झुकी हुई हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएंगे? 60 डिग्री। और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में निडल है, उस डायरेक्शन में क्या होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अपन को फाइंड करना है। तो जब आई को रिजॉल्व करोगे एच के डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट कितना जाएगा? आई cos 60 हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना जाएगा? आई sin 60। लेकिन ये जो आई cos 60 हॉरिजॉन्टल है, इसी को तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हो ना, मतलब h इज इक्वल टू आई cos थीटा। मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था आपको, h इज इक्वल टू आई cos थीटा, v इज इक्वल टू आई sin थीटा। तो सिंपल यहाँ h इज इक्वल टू जाएगा आई cos 60, और ये h जो है वो 0.32 गॉस, गॉस, गॉस को गॉस रहने दो,
ऐसा ही सिस्टम में मत बदलो। आई cos 60 बोलो बच्चों 1/2, तो फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 0.64 गॉस इज इक्वल टू आई। और यही होगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और यही आंसर होगा। जहां तक रहा डायरेक्शन का, तो आप बोलोगे 10 डिग्री फ्रॉम ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड 60 डिग्री फ्रॉम ओरिएंटल, क्योंकि डायरेक्शन तो ऐसे ही बताए जाते हैं ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन से मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप के फॉर्म में। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 1-3। The horizontal component of Earth's magnetic field and angle of depth is given. Calculate the value of vertical component of Earth's magnetic field and total. ये भी बहुत इजी है बच्चों, आप ट्राई करके देखो, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। हमको यहाँ पर h की वैल्यू गिवन है 0.4 into 10 to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर और एंगल ऑफ डिप भी गिवन है 30 डिग्री। v बताना है और i बताना है। अब v बताना है तो v = h tan थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था, v = h tan थीटा। v h है 0.4 into 10 to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर और ये जाएगा tan 30। tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3 और √3 मतलब 1.7। इसका मतलब v = 0.4 into 10 to the power -4 into 1/√3। √3 मतलब 1.7, इसका मतलब 4/17 into 10 to the power -4। नो डाउट यूनिट तो सेम रहेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा वो v आएगा। अब रहा सवाल आपके i का। i तो i तो दो तरीके से निकाल सकते हो, तीन तरीके से निकाल सकते हो भाई। एक i = जाएगा √v² + h²। v निकाल लिया आपने, h आपको पता है। दूसरा आप निकाल सकते हो h = i cos थीटा से, क्योंकि h पता है और थीटा पता है। तीसरा आप निकाल सकते हो v = i sin थीटा, उससे भी निकाल सकते हो। अपन यहाँ पर निकालते हैं क्योंकि एंगल हमको कितना 30 गिवन है। cos 30 कितना होता है cos 30 √3/2 sin 30 1/2। sin 30 वाले से निकालते हैं क्योंकि उससे तुरंत आ जाएगा। तो v = i sin थीटा। भाई एक फॉर्मूला था v² + h² = i²। एक फॉर्मूला था v = i sin थीटा, एक था h = i cos थीटा। किसी भी मतलब दे दो। यहाँ पर v आपको पता है 4/17 into 10 to the power -4। i पता करना है और ये sin 30 है ना, एंगल ऑफ डिप। sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2। 1/2 रखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8/17 into 10 to the power -4 equal to 1। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। $85 होता तो 5 into 10 to the power -4 होता है ना। 85 सॉरी 8.5 होता तो 8.5 होता तो कितना आता 0.5। अब 8 है तो नो डाउट कम आएगा 0.46 आ गया। ये होगा 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। A magnetic needle suspended in a vertical plane at 30 degree from the magnetic meridian makes an angle 45 degree with the horizontal. Find the true angle of dip. Find the true angle of dip.
तो अभी फिलहाल इतना कॉपी करिए।